चलो अभी हमने कौन कौन से सेल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिया। हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। फिर हमने सेल वॉल के बारे में बात किया जो क्या करता है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो पूरी तरह से परमिएबल होता है ना। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में बात किया, हमने न्यूक्लियस के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्यूब्यूल्स का बना होता है। ट्यूब्यूल्स मतलब कि कुछ ना ऐसे एक ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है उसके अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है वो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है, वो अटैच्ड होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि RER, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है दो टाइप का, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ है उसे रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो राइबोसोम से अटैच होता है, उसका जो थोड़ा सरफेस होता है ना, थोड़ा खुरदुरा सा होता है। अब उस पे राइबोसोम अटैच है और मैंने बताया था कि जब राइबोसोम है उसकी बेसिक एक्टिविटी प्रोटीन के फॉर्मेशन में होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस में होती है। तो जो RER है, जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाएगा। वो क्या बनाएगा? लिपिड। वो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो जो हमारा RER है वो प्रोटीन बनाएगा और SER क्या बनाएगा? वो लिपिड बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजुअली पूछा जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम अटैच है वो प्रोटीन बनाएगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं और जो बाहर का थोड़ा मतलब जो चादर होता है, जो सरफेस होता है ना, वो खुरदुरा होता है, रफ शीट होता है। उसका एक न्यूक्लियर एनवलप भी होता है। तो क्या काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, लिपिड सिंथेसाइज करना, और वो एक इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। जैसे सेल वॉल जो है वो क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है सेल को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। उसकी वजह से ही सेल अपना स्ट्रक्चर इनैक्ट रख पाता है, जोड़े रख पाता है। उसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। वो लिपिड के फॉर्मेशन, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिन, कोई जहरीला पदार्थ आ जाता है तो वो उसको डिटॉक्स भी करता है। क्या करता है? उसका विष हरण करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। आप जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो आपको ये ट्यूब्स जैसा दिख रहा है ना, इसी को ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और ये देखिए इस पे जो चादर आपको दिख रहा है ये थोड़ा खुरदुरा सा है, इसे रफ शीट कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर वो कहाँ तक जा रहा है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है ना। कुछ यहाँ से स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कंपोनेंट कौन सा है। तो अब हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कहाँ है सेल में? देखिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक आगे है ना। जो जो भी फेस गोल्जी एपरेटस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा उसे हम कहते हैं सिस फेस। जैसे कि और दूसरा फेस जो बाहर की तरफ है, ये वाला, ये वो कहेंगे ट्रांस फेस। ठीक है, अंदर की तरफ वाला सिस होगा, ये वाला सिस होगा, CIS सिस। और ये वाला ट्रांस होगा, क्या होगा? ट्रांस। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कुंड जैसा एक, उसे कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। देखिए अभी ट्यूब्स जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, है ना।
ये रहा हमारा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, है ना ये। तो ये क्या कहते हैं, इसे सिस्टर्नी कहते हैं। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे खाली स्पेस को ल्यूमेन कहा जाता है। और ये जो होता है, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इसे वेसिकल्स कहा जाता है। इसे कहा जाता है वेसिकल्स, और हिंदी में कहते हैं इसे पुटिका। क्या कहेंगे, इसे पुटिका। तो याद रखिएगा, गोल्जी का वो फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसे कहेंगे सिस फेस, और जो बाहर की तरफ है उसे कहेंगे ट्रांस फेस। अब जो ये गोल्जी बॉडीज हैं उसके ऊपर ना उसका जो ट्यूब्यूल या सिस्टर्नी होता है वो स्टैक में होता है, मतलब एक के ऊपर एक, देख रहे हैं आप, एक पे एक अटैच है ना। तो वो जो फेस है वो एक पे एक अटैच है, उसे स्टैक कहेंगे। और उनकी जो ग्रुपिंग होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होता है जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। ठीक है, अब इसके साथ एक वेसिकल्स जुड़ा होता है। अब उस वेसिकल्स के हेल्प से ना ये प्रोटीन की सॉर्टिंग कर पाता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास मैंने कुछ गेहूं और चावल को मिक्स करके रख दिया। अब गेहूं और चावल को आप अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, आप उनकी सॉर्टिंग करेंगे। उसी तरह गोल्जी बॉडीज जो हैं, गोल्जी एपरेटस जो है वो प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है कि आखिर जो प्रोटीन है उसे उसका डेस्टिनेशन क्या है। सपोज करो कि जो प्रोटीन है उसको किसी काम के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है तो उसको वो अलग करेगा। फिर किसी काम के लिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना है, उसको वो अलग करेगा। उस तरह से वो प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है, प्रोटीन को की मॉडिफिकेशन करता है। जैसे मैंने बताया था प्रोटीन, अब तो प्रोटीन बन गया हमारा, लेकिन प्रोटीन को एंड फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो वो कहाँ होता है, वो होता है गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, और फिर क्या होता है, गोल्जी में जब पैकेजिंग या सॉर्टिंग या मॉडिफिकेशन हो गया तो उसे क्या करते हैं, उसे डिस्पैच कर देते हैं, उसे वहां से आगे भेज देते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज है, एपरेटस है, वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। अब वहां से कोई चीज आई पोस्ट ऑफिस से, मान लीजिए लेटर्स आए, अब पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उसे अपने अपनी जगह पे पोस्टमैन भेजता है छोड़ने के लिए चिट्ठियों को। अब यहाँ जो हमारा पोस्टमैन है वो क्या है, वो है वेसिकल्स, पुटिंग। ठीक है, वही वेसिकल्स वो प्रोटीन को लेकर जाता है। अब लाइसोसोम की सिंथेसिस भी गोल्जी एपरेटस से होती है। ठीक है, अब जैसे कि जो भी प्रोटीन जो भी एंजाइम चाहिए होते हैं लाइसोसोम की, वो गोल्जी में ही बनेगी, और फिर वो एंजाइम्स को वेसिकल्स लेके जाता है और लाइसोसोम तक, एंड लाइसोसोम के साथ वो फ्यूज करता है और उसे डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो गोल्जी से ही लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। अब इतना हम लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइसोसोम काम क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर होती है ढेर सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब इस एंजाइम का क्या काम है, डिग्रेड करना, डाइजेस्ट करने कर देना। अगर मान लो कि सेल है, उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, मतलब अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अब सेल तो चाहेगा उसे मार देना। तो उसे मारने के लिए वो क्या करता है, वो उसे लाइसोसोम तक भेजता है। अब जब लाइसोसोम के अंदर वो बैक्टीरिया जाता है तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच में ही एक्टिवेट होते हैं, वो उस पर काम करेंगे और उसे डिग्रेड कर देंगे, उसे किल कर देंगे। अब आप सोच रहे हैं एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, है ना। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोसेस हुआ या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से लाइसोसोम में लीकेज हो गया, अब क्या होगा, सारे के सारे एंजाइम बाहर निकल आएंगे लाइसोसोम से। हाँ, अब सेल का जो पीएच होता है वो या तो अल्कलाइन होता है या तो न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव रहते हैं और सेल को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होंगे एसिडिक पीएच में। अब क्या है, अब आप इस फोटो में देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उससे एक वेसिकल अटैच है। ये देखिए, ये वेसिकल है, इसमें कुछ फूड ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होता है
और यहाँ पे है लाइसोसोम हमारा ये, और लाइसोसोम से ये जाकर अटैच होता है, हमारा जो ये फूड वेसिकल है लाइसोसोम से अटैच होगा। अब जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं वो उस पर एक्ट करेंगी और उसे डाइजेस्ट कर देंगी। क्या कर देंगी? उसे डाइजेस्ट कर देंगी। तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सुसाइडल बैग। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस सेल के कंपोनेंट को सुसाइडल बैग कहा जाता है, मतलब आत्मघाती थैली, तो वो लाइसोसोम है। ठीक है, अब इसका शेप कैसा होता है? ये स्पेरिकल शेप का होता है, कुछ गोल आकार का ऐसा। ठीक है, और इसके अंदर होती है ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या करती है? ये कोई भी सेल के अंदर जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं, जो भी फॉरेन सब्सटेंस हैं, उनको वो डिग्रेड करने के काम आती है। और इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे ही एक्टिवेट होती हैं, अल्कलाइन और न्यूट्रल पीएच पे ये इनएक्टिव रहती हैं। इसीलिए जब अगर लाइसोसोम का लीकेज होगा, जब एंजाइम सेल के अंदर आ जाएंगी तो वो इनएक्टिव हो जाती है, वो कोई काम नहीं कर पाती। अब हमारी तीसरा कंपोनेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने बताया था कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब पावर हाउस होता है एक तरीके से। पावर हाउस वो होता है ना जो जहां से बिजली बनती है, तैयार होती है और घरों तक पहुंचाई जाती है। उसी तरह सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये देखिए, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, और उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ऐसे ही ये इनर मेम्ब्रेन है इसका, और ये वाला जो स्पेस है ना बीच का, उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। और फिर जब हम अंदर जाएंगे इनर मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहां पर होती है क्रिस्टी, जो ये एस शेप का दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसे 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 ऐसे, वो होता है क्रिस्टी। ठीक है, और होता है वहां पर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो जली जैसा कंपोनेंट ही होता है, तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स। और क्रिस्टी के ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली जैसी होती है, उसे कहते हैं क्या? क्रिस्टल झिल्ली। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, और जो हमारा एटीपी सिंथेज दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है? वो एक एंजाइम है जो एटीपी की सिंथेसिस करता है। अब सेल को एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में सेल एनर्जी लेता है, और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है, उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। उसका एक पार्ट जो है वो मैट्रिक्स में होता है, और दूसरा पार्ट इनर मेम्ब्रेन में होता है। और एटीपी सिंथेज एंजाइम ही एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और आपको यहाँ दिख रहा है पोरिन्स होता है, ये एक्चुअली पोरिन्स है, ये पोरिन्स है। पोरिन्स छोटे छोटे ना प्रोटीन्स होते हैं जो आयनिक मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज के लिए होते हैं। तो ये छोटे छोटे पोरिन्स हर जगह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आउटर मेम्ब्रेन में बेसिकली ये पोरिन्स रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए, उसकी एक्टिविटी, उसकी फंक्शनिंग कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन है, उसका आउटर लेयर कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाले को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप का है। ठीक है, रॉड शेप का है, कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा रॉड शेप में। और इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम है एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी की सिंथेसिस। इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन में भी, और इस बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, केमिकल एनर्जी बनाता है ये। तो जब एटीपी का सिंथेसिस होता है,
इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन हो सकता है कि किस सेल कंपोनेंट को पावर हाउस कहते हैं, तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किस सेल कंपोनेंट को सुसाइडल बैग कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। ये कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज के लिए।